जय हिंद दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मंडे है। मैंने कल आप लोगों को हिस्ट्री का कुछ झलक दिखाया था। आज उससे आगे बढ़ने का था, जो कि मुझे लगा कि आज उसे स्टॉप कर देना चाहिए, यानी कि उसे आज मैंने पोस्टपोन किया हुआ हूँ। वो इसलिए आज पोस्टपोन किया उसको क्योंकि अभी एक ट्रेंड में चल रहा है, एक लव कांड चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक ना। तो मैंने सोचा पहले इस पे थोड़ा कुछ अपना यूट्यूबर होने का फ़र्ज अदा कर दूं। सोशल साइट पे बहुत ज़्यादा इसका अभी ट्रेंड चल रहा है। मैंने सोचा पहले इस पे थोड़ा फोकस कर दूं आप लोगों के बीच। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का ये कांड है, ठीक। भुवन जोशी नाम का एक लड़का है, लड़का थे, हैं तो नहीं, अब बेचारे गुजर गए। हाँ, एक लड़का थे जो एक पूनम या ऐसे कुछ झा करके एक लड़की थी। उसमें से देखा जा रहा है, ये जो वीडियो पूरा ट्रेंड हो रहा है, इसमें मेरे पास भी आया, मैंने भी देखा, तो मुझे बहुत आहट हुई। पहले तो मुझे लगा कि नहीं, लड़के की गलती हो सकती है, पर मैंने सारा वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखा, तो मुझे उसमें लगा कि यहाँ पे तो लड़की ने जो है खेला कर दिया है। जैसे बंगाल में खेला होवे हुआ था। हाँ, ममता जी ने जैसे मोदी जी के साथ खेला कर दिया, उसी तरह यहाँ पे उत्तराखंड में लव के मैटर में लड़की ने भुवन जोशी के साथ में खेला कर दिया। इतिहास गवाह है दोस्तों कि आज तक औरतों से कोई नहीं जीत पाया है, समझे। इसका बहुत ज़्यादा मिसाल भी है, इस मिसाल की इसमें कमी नहीं है, और इसमें इतना मिसाल है कि आपको सुनते कम पड़ जाएंगे, देखते कम पड़ जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। बट मैं एक छोटा सा झलक दिखाना चाहता हूँ इस मिसाल में से। एक पढ़ाई से ही रिलेटेड, आज हिस्ट्री का मैं भी क्लास ले रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड ही मैं कुछ झलक दिखाना चाहता हूँ। एक अपने बिहार की एक घटना है, मिथिला साइड की है, के थे एक हमारे महान आचार्य जी, महान ज्ञानी जी, मंडल मिश्र जी। आप सभी तो जानते ही होंगे इसको, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। हम लोग नए युग के हैं, तो हम लोग उतना क्या पूर्वजों के बारे में जानेंगे क्या। और हम लोग का संपर्क जो है अभी गीता श्लोक या रामायण, इन सब से बहुत टूटता हुआ जा रहा है। दोस्तों, हम लोगों को ये अमल करना चाहिए कि ये जो गीता रामायण जो है, महाभारत और सब जितने भी पौराणिक चीज़ें हैं, जितना भी हैं हम लोग के वेदांत जितना भी है, वेद जितना भी है, ये जरूरी नहीं कि सारे पंडित ही पढ़े या ब्राह्मण ही इसका अध्ययन करे। इसका अध्ययन हम लोगों को भी करना चाहिए, अदर कास्ट के लोगों को भी करना चाहिए, ओबीसी SC ST को भी करना चाहिए, समझे। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि भारतीय नागरिक सिर्फ हमारे भारत के ब्राह्मण ही हैं, हम सभी भी भारतीय नागरिक हैं। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने सभ्यताओं को जाने, अपने सभ्यताओं के पहचाने, अपने सभ्यताओं में रहें, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों से विनम्र विनती करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे, अब हम लोग से तो नहीं हो सकता है, यानी कि अब जितने भी एजेड हो गए हैं थोड़ा, उनसे तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी जो भी जनरेशन बन रहे हैं, न्यू जनरेशन जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके साथ में थोड़ा एक बिहेव लाइए, अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी पौराणिक चीज़ों के प्रति एक थोड़ा बिहेव लाइए। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अपनी सभ्यता, अपनी पौराणिक, अपनी वेदांत की भी नॉलेज दीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि उसे कोई पंडित ही नॉलेज दे या कोई पंडित कास्ट में है जो वही नॉलेज ले। सबकी फर्ज है कि वो उससे नॉलेज ले। ओबीसी के जितने भी हैं, SC के जितने हैं, ST के जितने हैं, सभी से मैं कहूँगा, आप सभी हमारे भारत की जो सभ्यताएं हैं, जो यहाँ की वेदांत है, जो यहाँ की पौराणिक चीज़ें हैं, उनके बारे में अपने न्यू जनरेशन के बच्चे को ज़्यादा नहीं,
30 मिनट 20 मिनट डेली का उसे पढ़ने को या उससे अध्ययन करने को बोले। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मनुवादी जो है अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा विचलित, बहुत ज़्यादा अथी हो रहा है, मनुवादी हावी हो रहा है। इसमें बहुत कंट्रोल आएंगे, इसमें कि ब्राह्मण लोग जो है, देखते हैं आप लोग जितना भी पंडा है, ठीक, वो लोग हम लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, इस मैटर को लेकर डराते धमकाते रहते हैं, या इस मैटर को वो लोग पकड़े हुए हैं, कह रहे सारा वेद वेदांत की तो जानकारी सिर्फ हमें है, तुम लोग को क्या है। और वो हमें मूर्ख बनाते हैं, आए दिन हमें धर्म के नाम पे लूटते घसोटते रहते हैं, ठगते रहते हैं। समझे दोस्तों। तो मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप लोग अपने न्यू जनरेशन को और ख़ुद को भी थोड़ा इसमें ढालें, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, जब जागे तभी सवेरा, एक कहावत भी है, इसी में ढले और अपने न्यू जनरेशन को अवश्य ढाले कि उसे 20 मिनट 15 मिनट 30 मिनट जो आपसे हो, मिनिमम जितना भी, ज़्यादा ये नहीं बोल रहे कि घंटे 2 घंटा, बस 20 मिनट 10 मिनट आधे घंटा तक उसे अपनी पौराणिक चीज़ें पढ़ाएं, पुरानी चीज़ों के बारे में उन्हें बताएं। इससे उसकी देश के प्रति भावना भी अच्छी जगी रहेगी और जानकारियाँ भी अच्छी रहेगी। उन्हें कोई ठग नहीं सकता है, धर्म के नाम पे कोई उन्हें छल नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो मैं कहाँ था, मैं बता रहा था अपने बिहार के मिथिला के जो थे एक मंडल मिश्र जी के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक आज से बहुत से सालों वर्ष, हजारों साल पहले, लगभग 700-800 ईस्वी के अंतर्गत, 600-700 ईस्वी के अंतर्गत एक आचार्य हुआ करते थे, गुरु शंकराचार्य थे। ठीक, वो जो थे बहुत ही ज्ञानी, बहुत ज़्यादा, मैं उसका जीवनी देखा हूँ, उसका जीवनी पे मूवी भी बनी है, मैंने मूवी ही देखा हूँ, उसकी जीवनी पे जो मूवी है, बहुत उससे मुझे बहुत जानकारियाँ मिली। गुरु शंकराचार्य जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, और उस टाइम के ज्ञानी को, जिसे अपनी पौराणिक, अपनी शास्त्र की संपूर्ण जानकारियाँ हो जाती थी, उसे ही ज्ञानी पुरुष कहा जाता था। समझे। तो ये जो थे गुरु शंकराचार्य जी जो थे, बहुत ही ज्ञानी थे, वो पूरे धर्म के संस्थापक के रूप में भी माने जाते हैं, हिंदू धर्म के। वो प्रचंड विद्वान थे, वो पूरे भारत के अंदर घूम घूम के वो एक अपनी धर्म की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें से कि लगभग में वो साउथ इंडिया के थे, लगभग इधर तमिलनाडु साइड के थे, वो उनका जन्मस्थल तमिलनाडु साइड था। ठीक, उनके पिताजी बहुत ही गरीब थे, और उस टाइम में तो गरीब अमीर तो कुछ होता ही नहीं था, ब्राह्मण थे, बस यही जानना है, ब्राह्मण थे। उस टाइम में ब्राह्मण को ही अमीर माना जाता था और सभी को क्षुद्र वैश्य के रूप में ही है दृष्टि के नज़र से देखा जाता था। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी सब में, वैसे वैसे परिवर्तन होते जा रहे हैं, और परिवर्तन होगा अगर आप सभी अपने न्यू जनरेशन को इसके बारे में जानकारी दे, जागरूक करें कि हमारे पौराणिक क्या है, हम लोग के क्या, हम लोग के वेद हैं, वेदांत है, इसके बारे में जानकारी अगर उनके पास होगी तो और ज़्यादा जागरूक बढ़ेगा, तब भेदभाव बहुत हद तक मिट सकती है। तो गुरु शंकराचार्य जो थे वो लगभग साउथ इंडिया से थे। उन्होंने उन्हें जो थे 3 वर्ष के ही आयु में सारा वेद वेदांत शास्त्र की लगभग नॉलेज हो चुकी थी। उनके पिताजी बहुत ही आश्चर्य थे। उनके पिताजी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए थे, लगभग उनके 7-8 साल एज तक ही रह पाए थे, उसके डेथ कर गए थे। उसके माता थी, और वो 9 साल की एज में जो थे, गुरु शंकराचार्य जी जो थे, अपनी माता का आशीर्वाद लेके वो ब्रह्मचर्य अपना लिए थे, और वे वो अपने मार्ग पे निकल चुके थे, धर्म की स्थापना के मार्ग पे वो निकल चुके थे। तो उसके एक गुरु थे, जिसका नाम थे, देख लेता हूँ, श्री गोविंद पाल। आचार्य जी के गुरु थे श्री गोविंद पाल जी।
उसके जो गुरु थे उनसे वो अपने 9 वर्ष की आयु में मिले थे। उन्होंने उसको लगभग में और ज्ञान दिए। तो गुरु शंकराचार्य जो थे वो अपने धर्म की स्थापना के लिए, यानी कि सभी को अपने धर्म के बारे में जागरूक करने के लिए निकल पड़े थे। साउथ इंडिया के थे वो, लगभग में आए थे। तो जहाँ जहाँ जाते थे वो अपने सभी वहाँ के विद्वानों का उन्हें पता लगता था, कौन है विद्वान, उनसे वो अपना शास्त्रार्थ करते थे। जो उसे वो अपना वक्तव्य रखते थे, अगर जो मुझसे हार जाएगा वो मेरा शिष्य बन जाएगा और वो वहाँ पे उसी के धर्म की चर्चा होगी। यानी कि हिंदू धर्म जो थे उसी की वहाँ पे वह स्थापना करके अपना मठ बना के फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी तरह करते करते वो उधर से बढ़ते बढ़ते बिहार पहुँचे। बिहार में पता चला कि एक मंडल मिश्र नाम करके हैं विद्वान विद्वाता हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं धर्मशास्त्र के। वो पता चला मिथिला में उनका घर है। तो वो निकल पड़े, आदि गुरु शंकराचार्य जी निकल पड़े मिथिला के साइड। तो उन्हें उनके घर की पता नहीं थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये मंडल मिश्र जी की घर कहाँ है। तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बताया कि देखिए उनका घर वही होगा जहाँ पे कि तोता भी संस्कृत में अपना शास्त्रार्थ करते होंगे। बस इतना ही बोल के वहाँ के आदमी वहाँ से हट गए और उन्हें बस ये थी बता दी। वो निकले, कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्हें दिखाई दिया एक घर के सामने एक तोता का पिंजरे में 2 तोते लटके हुए हैं। उसमें 2 तोता संस्कृत में अपना शास्त्रार्थ कर रहे हैं। उन्हें लगा कि यही हो सकता है मंडल मिश्र जी का घर। तो वो मंडल मिश्र जी के घर उन्हें नॉक किए। निकले उधर से मंडल मिश्र जी। उन्होंने पूछा आप ही मंडल मिश्र जी हैं? तो बोला हाँ जी। उन्होंने बोला आपसे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो वो राजी हो गए, शास्त्रार्थ किए। शास्त्रार्थ में आदि गुरु शंकराचार्य ने उन्हें मंडल मिश्र जी को हरा दिए। उनकी धर्म पत्नी भी थी जिसकी नाम उभा भारती थी, उभय भारती। वो भी वहाँ पे खड़ी थी, वो भी सुन रही थी। जब मंडल मिश्र जी हार गए और जब आदि शंकराचार्य ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि अब आप हमारे शिष्य बन जाइए, अब हमारे शिष्य हैं, तब उभा भारती ने उन्हें रोका और बोला देखिए मैं इसकी पत्नी हूँ, यानी कि इनके हर सुख दुख में हमारे भी आधी हिस्सा है, यानी कि मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ। तो अब आपको मुझे भी हराना होगा, यानी कि मुझसे भी आपको शास्त्रार्थ करने होंगे। तो वहाँ पे बहुत व्यक्ति की झुंड इकट्ठे हो चुके थे। तो सबों ने किया। तो वो तो बोल रहे थे आदि शंकराचार्य नहीं, मैं औरतों के साथ नहीं करता हूँ शास्त्रार्थ। तो उन्होंने बोला नहीं आपको तो करना ही होगा। तो वहाँ के अब जो पंच थे उनसे भी उन्हें राय मिली कि नहीं आपको करना ही होगा। तो आदि शंकराचार्य जी राजी हुए। उन्होंने बोला ठीक है चलिए आप कीजिए। और उभय भारती जो थी मंडल मिश्र जी की धर्मपत्नी, वो एक मूर्ख थी, उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मतलब जो भी नॉलेज मिले थे उन्हें मंडल मिश्र जी से ही सुन के करके जानी थी, बट उन्हें शास्त्र की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तब उन्होंने अपनी वक्तव्य रखा कि मैं आपको शास्त्र से ही मैं आपसे शास्त्रार्थ करूँगा। तो आदि शंकराचार्य ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो उसमें उभा भारती ने जो है रख दिया अपना ये वैवाहिक जीवन वाली जो शास्त्रार्थ होते हैं उसके बारे में, काम शास्त्र के बारे में उनसे क्वेश्चन करने लगे। तो हमारे यानी कि गुरु शंकराचार्य को इसके बारे में कोई पता नहीं था, उतना नॉलेज नहीं थे। वो तो शास्त्र के विद्वाता थे, काम शास्त्र के तो विद्वाता नहीं थे, क्योंकि वो एक आचार्य थे। बचपन से ही वो अपने आचार्य जीवन जीते रहे थे, ब्रह्म जीवन जिसे बोला जाता है।
तो वो इसमें अपना हार स्वीकार किए। हार स्वीकार करने के बाद ये प्रूव हो गया कि महिलाएं जो होती है या औरतें जो होती है पूरे संसार में अपना एक अलग ही अस्तित्व रखती है, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। तो मैं इन सारी कहानियों से बस एक ही निचोड़ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, महिलाओं को आंकना जो है पुरुष या हमारे महाविद्वताओं ने भी नहीं आंक सका, और उन्हें कोई भी नहीं आंक सका। हमारे भगवान श्री जो भी हैं, जो भी थे, जितने भी थे, सबने उन्हें उनके आगे नतमस्तक हो गए। तो वही यहाँ की घटना है, उत्तराखंड की जो घटना हुई है भुवन जोशी जी के साथ में, उससे ही रिलेटेड है। बस मैं इसमें आपको यही कहना समझाना चाह रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से कि देखिए, औरतों की प्यार जो होती है ना, निष्ठावान और निष्पक्ष कब हो जाएगी इसे कोई नहीं जान सकता, और इसका नफरत भी निष्ठावान और नफरत कब हो जाएगी ये भी कोई नहीं जानता। अगर आपको उनसे अगर स्नेह हो गया है तो इतना आपकी स्नेह में वो डूब जाएगी कि वो अपने माता पिता या किसी से भी लड़ने को या किसी को भी छोड़ने को राजी हो जाएगी, पूरे संसार से लड़ने को वो राजी हो जाएगी। और वही अगर आपसे सच्चा स्नेह नहीं है तो वो आपके प्रति कभी भी अपना रवैया चेंज कर सकती है, और इतना हार्डली चेंज करेगी कि आपको फील भी नहीं होने देगी कि इतना हद तक वो मेरे साथ कर सकती है। समझे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो भुवन जोशी जी हैं, ये गरीब फैमिली से थे, इसके साथ बहुत ही अतिकांड हुआ। और ये उत्तराखंड के थे, ये होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी हैं, वर्तमान में थे। लड़की एक ब्राह्मण जात की थी, और जोशी भी ब्राह्मण ही कास्ट से आते हैं। जोशी जो होते हैं पुराने ज़माने में जो हवन का काम जो करते थे, जो ब्राह्मण, उसे ही जोशी की उपाधि दिया गया था। यहाँ तो सेम कास्ट में भी देख लीजिए कितना बड़ा बवाल हो गया है। मैं यही कहूँगा उसे अभी जो जितना भी अब लड़की जो वन साइडेड हो गई है कि नहीं, मुझे भुवन ही टॉर्चर किया करता था, भुवन ही मुझे फॉलो किया करता था, ये मैं कतई नहीं मान सकता हूँ कि हो सकता है कि स्टार्टिंग इसके साइड से हुआ होगा, लड़के पक्ष के साइड से स्टार्टिंग हुआ होगा, लेकिन ये कतई नहीं मान सकता हूँ कि उसमें लड़की अपना जब तक सहमत नहीं दी होगी, अपनी सहमति नहीं जताई होगी, तब तक उसके साथ जो भी किया होगा, जो भी हुआ होगा, वो सिर्फ लड़के ही किए होंगे, उसमें उनके भी सहमति होगी। और यहाँ जब उनसे मिलने के लिए बुलाया, वो खुद उसे मिलने के लिए बुलाई, और वो कहती है कि मैंने उसे नहीं बुलाया, वो मुझे धमकी दे रहा था। तो ये सब है, ट्रेंड में चल रहा है, तो सोचा आप लोगों को बता दूं। देखिए, इसमें मेरा और उद्देश्य ये भी है कि औरतों को उतना ही इज्जत दीजिए जितना वो इज्जत लेने लायक है, ना ही उसमें ज़्यादा डूबिए और ना ही उसमें ज़्यादा उगे रहिए। समझे? चाहे किसी भी टाइप की औरत हो, औरत औरत होती है। समझ गए ना? उसे आज तक कोई भगवान नहीं समझ सका, कोई बड़े विद्वान ब्रह्मचारी जी, शंकराचार्य जी, ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, नहीं समझ सके हम और आप क्या हैं। और कहावत में कहा जाता है अभी के टाइम में कि सच्चा प्यार सिर्फ माँ की होती है और किसी से नहीं होता है। ये सच है, आपकी ज़्यादा ख्याल आपकी माँ ही रख सकती है और कोई नहीं रख सकती है। लेकिन अभी के सीज़न में, अभी के टाइम में देखिएगा क्या लैला मजनू, क्या ये वो खूब चलते हैं। प्यार मोहब्बत में अगर पड़ गए लड़का लड़की तो अपने घर गवार को भी छोड़ने को राजी हो जाते हैं।
अपने उसी माँ बाप को दगाबाज धोखेबाज न जाने किन किन परिस्थितियों से गुजार देते हैं, बस वही एक लड़की के फेर में या वही लड़के के फेर में। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सब को निगलेक्ट करके चलिए, ठीक ना। जीवन बहुत लंबा रहता है इंसान की। मानता हूँ कि युवा जीवन में बहुत ज़्यादा उबाल रहती है, गर्मी रहती है। सरकार इसके प्रति भी बहुत हद तक काम की है। आपकी उबाल, आपकी जोश को ठंडाने के लिए बहुत उपाय है, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो। अदरवाइज इधर उधर प्यार मोहब्बत में पड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस आप लोगों को यही मैं बताने के लिए आज कर रहा था, तो लगे रहिए। अभी तो ट्रेंड में सभी युवा लोग हैं ही, भुवन जोशी जी को पूरा एकदम दे रहे हैं सपोर्ट। जस्टिस फॉर भुवन जोशी चल रहा है, करते रहिए, सपोर्ट कीजिए। जहाँ अच्छाई हो वहाँ सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक ना। ठीक है, तब इजाज़त दीजिएगा ना, तो एक बार और सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी को कि अपने लक्ष्य को बड़ा बनाइए, अपने लक्ष्य पे फोकस रखिए। ताम झाम पे ज़्यादा फोकस नहीं देना है, देना है हल्का फुल्का देना है। उबाल है, अभी गर्म खून है, उधर तो जाएगा ही। कितना माइंड कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तो वो तो थोड़े होने वाला है, लेकिन हल्का फुल्का ही जाने दीजिए। एक शायरी भी बोल देता हूँ। वाह रे लड़की, ये कैसी तेरी प्यार है, प्यार नहीं भी था तो इतनी निर्दय कैसे हो सकती है तू। क्या समझे? इसका पूरा डिटेल्स ही बता देता। पहले लड़के को मिलने बुलाओ, फिर पकड़े जाने पर अनजान बनकर लड़के के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा दो। पहले लड़के को मिलने बुलाओ और पकड़े जाने पर लड़के के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा दो। ये तो अभी चल रहा है मौसम, लड़कियों का ये स्टाइल है लड़कियों का भी लड़के के साथ बिहेव करने का। और इसी में कहा गया है, वारे लड़की ये कैसी तेरे प्यार है, प्यार नहीं भी था तो इतनी निर्दय कैसे हो सकती है तू। समझ गए ना, समझ के रहिए, निर्दयी कैसे हो गई है तू। आप लोगों की गर्लफ्रेंड होगी तो उसको उससे थोड़ा पूछिएगा इस टॉपिक पे, अपना वक्तव्य रखो इस पे। चाहे जैसे भी होगी, देहाती भी होगी या पढ़ी लिखी भी होगी, उनसे पूछिएगा, समझे। ठीक है, तब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।